हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 8th की वसंत का चैप्टर 11 यानी पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा आप जानते ही हैं, पिक्चर, फिल्में, सिनेमा उन्हीं को कहा जाता है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं पाठ के बारे में आपको बता दूं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के लेखक जैसा कि मैंने बताया कि प्रदीप तिवारी जी हैं, और उन्होंने इस पाठ में सिनेमा जगत में आए परिवर्तन को उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि शुरुआत में मूक फिल्में यानी आवाज़ रहित, जिनमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, वो फिल्में बनती थी। उनमें किसी तरह की आवाज़ का कोई प्रयोग नहीं होता था। इसके कुछ समय के बाद सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा चेंज आया और सवाक फिल्मों का आरंभ हुआ। सवाक से मतलब है बोलने वाली फिल्मों का। जैसा कि इस पाठ के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, इस पाठ को एक निबंध के रूप में लिखा गया है। और इस पाठ के नाम से जैसे कि जाहिर हो रहा है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसके अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब सिनेमा ने आवाज़ को शामिल किया। तो प्रदीप तिवारी के इस निबंध में जब सिनेमा ने बोलना सीखा में भारतीय सिनेमा के इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया है। और ये निबंध बिना आवाज़ के सिनेमा के आवाज़ के साथ सिनेमा में विकसित होने की कहानी बयान करता है। ऐसी फिल्में जिसमें आवाज़ भी थी, वे शिक्षा की दृष्टि की ओर से भी अर्थवान साबित हुई, क्योंकि अब लोग एक और सुन सकते थे और फिल्म के मुख्य भाग में दी गई सीख को समझकर अपने जीवन में उतार भी सकते थे। आइए शुरुआत करते हैं अब इस पाठ की। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, प्रस्तुति मैं कर रही हूँ नीतू सिंह। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो सजीव का अर्थ है जिंदा, और इंसान का अर्थ है मानव, और सवाक का अर्थ है सवाक बोलती। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने को थी, तो शहर भर में उसके पोस्टरों में इस तरह की पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि वे सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा मानव जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। यानी इन पंक्तियों का अर्थ था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब जीवित नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। और इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित किया गया। और ये आलम आरा फिल्म का सबसे पहला पोस्टर था। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। लोकप्रियता के शिखर पर था। तो लोकप्रियता कहते हैं प्रसिद्धि को, और शिखर कहते हैं ऊंचे स्थान को। तो लेखक बता रहे हैं कि 14 मार्च 1931 ये भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इस तारीख में भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ। परंतु ये वह समय था
जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। मूक सिनेमा यानी जिसमें बोला नहीं जाता था, गूंगा। मूक सिनेमा की भी अपनी एक प्रसिद्धि थी, उसका अपना एक अलग स्थान था। तो पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। फिल्में बिना आवाज की फिल्म जिसे कहा गया दौर समय। तो जिस साल मतलब पहली बोलती फिल्म को पर्दे पर उतारा गया था उसी साल कई मूक फिल्में कई विभिन्न भाषाओं में बनी थी। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से मूक फिल्में बनना बंद हो चुकी थी, बल्कि बोलती फिल्म के आ जाने पर भी कई अलग अलग भाषाओं में अभी भी मूक फिल्में बन रही थीं, परंतु अब बोलती फिल्मों का नया समय शुरू हो गया था। अब एक नई टेक्निक आ गई थी जिस कारण फिल्म निर्माता आवाज़ को फिल्मों में शामिल कर सकते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो भारतीय सिनेमा की जो पहली फिल्म बोलती फिल्म जो आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी थे, उन्होंने दरअसल 1929 में एक हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट देखी, जिससे उन्हें इस तरह की फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में भी भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। तो इंटरव्यू कहते हैं साक्षात्कार के लिए अर्देशीर दरअसल उन्होंने जब देखा अर्देशीर ने कि पारसी रंगमंच के नाटकों को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है, तो उन्हें ख्याल आया कि किसी पारसी रंगमंच नाटक की कहानी पर ही आधारित क्यों ना फिल्म बनाई जाए। और अर्देशीर ने फैसला किया कि इस नाटक के जो गाने थे वह भी लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने वे गाने भी ज्यों के त्यों फिल्म में शामिल कर लिए। और एक साक्षात्कार में यानी एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने कहा था कि उस समय डायलॉग राइटर नहीं होते थे, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गीतकार नहीं था, कोई खास तौर पर लिखने वाला नहीं था और संगीतकार भी नहीं था। जब अर्देशीर जी फिल्म बनाने लगे तो उन्हें ये कमियां महसूस हुई, जिनके बाद ज़रूरत महसूस की गई कि फिल्म को अच्छी तरह से बनाने के लिए एक खास तौर से संवाद लेखक होना चाहिए, गीतकार भी होना चाहिए जो कि अच्छे से गीत लिखे, जो लोगों में मशहूर हो, संगीतकार उस गीत को अच्छा संगीत दे। तो इन सब के संगीत नहीं था, तो ये था फिल्म का। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। तो इसमें लेखक कहते हैं कि पहले मूक फिल्में बनती थी जिसमें किसी तरह के कोई गीत, संगीत या संवाद नहीं होते थे, लेकिन अब बोलती फिल्में बनने लगी
तो इसलिए गीतकार और संगीतकार की भी ज़रूरत महसूस हुई। आलम आरा फिल्म के गानों के संगीत के लिए अर्देशीर जी ने स्वयं के संगीत को चुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र प्रयोग किए गए। वाद्य यंत्र यानी बजाने वाले यंत्र, जिनमें कौन कौन से थे? तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा फिल्म में अर्देशीर जी ने खास तौर पर किसी को भी संगीतकार या गीतकार की उपाधि नहीं दी थी, क्योंकि सभी ने अपना अपना योगदान दिया था। जिसे संगीत की थोड़ी जानकारी थी उसने संगीत बनाने में सहयोग दिया, और जिसे गीत लिखने का शौक था उसने गीतों को लिखने में अपना योगदान दिया। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी खास व्यक्ति ने संगीत दिया या गीत लिखे। सभी का मिला जुला यानी क्या था? सहयोग था। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे खुदू के नाम पर, प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। तो पार्श्व गायक कहते हैं जो पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ गाए, और साउंड कहते हैं आवाज़ के लिए। तो आलम आरा फिल्म में पहले गायक जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ में गीत गाए थे वो थे W.M. खान। W. खान द्वारा गाया गया पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया। यह नहीं किया जा सका था क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे आजकल मौजूद हैं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो आवाज़ के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और ये पहली बोलती फिल्म थी, इसलिए ये रात का समय चुना गया। उस समय पूरा प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट द्वारा लगाकर पूरा दिन जैसा माहौल बनाया जाता था। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम यानी बनावटी कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। कहने का मतलब है कि उस समय जो बिना बोलने वाली फिल्में बनती थी उन फिल्मों को दिन के प्रकाश में, दिन की रोशनी में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि बिना बोलने वाली फिल्मों को बनाने के लिए कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं होती थी। मगर आलम आरा एक बोलने वाली फिल्म थी और शूटिंग रात में होने के कारण इसमें बनावटी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें दिन जैसा आभास करवाना था। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, अर्थात फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का इस्तेमाल आरंभ हुआ, जो आगे फिल्म के निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी, क्योंकि अब दिन और रात दोनों समय फिल्में बनाई जा सकती हैं। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। लेखक कहता है कि आलम आरा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, साथ ये वो फिल्म थी जिसमें एक इतिहास रचा, और एक नए निर्माण की शुरुआत हुई। अर्देशीर की कंपनी ने ही भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक बिना बोलने वाली और लगभग 100 बोलने वाली फिल्में बनाई। ये उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान था। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के
इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। ये उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। फैंटेसी कहते हैं आकर्षक के लिए और पारिश्रमिक कहते हैं मेहनताना। तो लेखक बताते हैं कि आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी ही आकर्षक थी। जिस तरह लोग अरेबियन नाइट्स के आधार पर होने वाले कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते थे, उसी तरह जब आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका आकर्षण था अरेबियन नाइट्स की तरह। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल जोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को लोगों के बीच में बड़ा ही लोकप्रिय बना दिया। और इस फिल्म में आम बोलचाल की भाषा द्वारा हमारे भारत की संस्कृति और गीतों को बड़े सुंदर तरीके से संगीत दिया गया और नृत्य के, अभिनय के अनोखे मेल देखने को मिले। और फिल्म की नायिका जो कि जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल, वो उस समय सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले स्टार थे। मतलब उन्हें सबसे अधिक वेतन उन्हें मिलता था। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। चर्चित कहते हैं मशहूर के लिए। लेखक बता रहे हैं कि जब विट्ठल को फिल्म के नायक के रूप में चुना गया तो उनके बारे में कहानी बहुत ही मशहूर है कि विट्ठल को उर्दू बोलने में बेचारों को बड़ी परेशानी आती थी। पहले तो उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर उर्दू ना बोल पाने के कारण उन्हें फिल्म में नायक की हीरो की भूमिका से, यानी उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बेहतरीन कलाकार रहे हैं। महबूब को नायक बना। विट्ठल नाराज हो गए और उन्हें अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो उस समय के मशहूर वकील हुआ करते थे। वो मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब वही जिन्ना जिसने जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, जो कि पाकिस्तान लेकर ही माना, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए। वो वकील हुआ करते थे मशहूर। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। तो लेखक बता रहे हैं कि जब विट्ठल की जगह महबूब को हीरो बना दिया गया तो विट्ठल भाई बहुत नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस बात को लेकर अदालत में पहुंच गए कि पहले उन्हें चुना गया था फिल्म में हीरो के लिए और अब उनकी जगह किसी और को रख लिया गया है। तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, और जो कि बड़े ही मशहूर वकील थे, और विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के फिर वही नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर वे जो कि फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। स्टंटमैन कहते हैं करतब करने वाले को जो खतरनाक करतब करता है, और अभिनेता कहते हैं कलाकार के लिए। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि विट्ठल के काम को लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे आने वाली फिल्मों में भी विट्ठल ने अपना योगदान दिया। हिंदी सिनेमा में वे लंबे समय तक नायक और करतब करने वाले नायक के रूप में, हीरो के रूप में यानी मौजूद रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे बेहतरीन कलाकार भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी हम उनके बेहतरीन योगदान को याद करते हैं। पृथ्वीराज कपूर के खानदान के तो भाई वो आ रहे हैं, रणबीर कपूर आजकल आ रहे हैं, तो देखिए कितना उन्होंने नाम कमाया है। इस तरह से लेखक ने सब बातें बताई हैं। भाई लेखक कहते हैं स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई।
फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाया करता था। तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि फिल्म जो थी वो 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई और 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि उसमें सिनेमा में बैठने की जगह नहीं रहती थी और पुलिस को भीड़ के लिए नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसे देखने के लिए सिनेमा हॉलों में लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। समीक्षक कहते हैं जांच करने वालों को, तो फिल्म की जांच करने वाले लोगों ने इस फिल्म की जांच पड़ताल की और उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दे दिया, यानी भड़कीली आकर्षण वाली, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार भड़कीली भाषा और पोशाक का इस्तेमाल किया गया था। मगर दर्शकों के लिए तो भैया ये फिल्म एक अनोखा अनुभव थी और उनके लिए एक नई तरीके की फिल्म थी, क्योंकि पहले वही बनती थी बिना बोलने वाली फिल्में, उनमें किसी तरह की कोई गीत संगीत संवाद आवाज़ ही नहीं होती थी और ये एक नया परिवर्तन था, चेंज था जो लोगों को बहुत पसंद आया। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसकी रील कितनी बताई गई है, 10,000 फुट लंबी, और इस फिल्म को बनाने में 4 महीनों का बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर ये फिल्म तैयार हुई थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्म भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। किरदार कहते हैं चरित्र के लिए। तो लेखक बता रहे हैं कि जब बोलती फिल्में बनाने लगे तो पुराने समय की कहानियों जैसे महाभारत, रामायण, हरिश्चंद्र की कथा, इन पर फिल्में बनाई जाने लगी। पारसी धर्म के लोग जो स्टेज पर नाचते खेलते थे उनकी कहानियों पर आधारित फिल्में बनी। अरब देश में जो नायक नायिका थी, प्रेमी और प्रेमिकाओं की मशहूर कहानियाँ थी, उनको भी फिल्म का विषय चुना गया। इसके अलावा समाज में जो मुद्दे थे जिन्हें उठाकर समाज में सुधार लाया जा सकता था, इस तरह के विषयों को भी चुना गया और उन पर भी फिल्में बनाई गई। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। ये वह समय था जब हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का शासन था और उनकी नज़रें हमारे द्वारा बनाई गई फिल्मों पर थी। कहीं किसी तरह से कोई भी फिल्म उनके खिलाफ नहीं, इसलिए उनकी नज़र इस फिल्म पर पड़ी। इस फिल्म में जो मुख्य पात्र था वो महात्मा गांधी जैसा लग रहा था। तो अंग्रेज जी सरकार को आभास हो रहा था कि कहीं इस फिल्म में उनके खिलाफ कोई संदेश तो नहीं दिया गया, इसलिए इस फिल्म के निर्माण पर अंग्रेजी सरकार अपनी नज़र बनाए हुए थी। तो सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूर्व होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। खिताब कहते हैं उपाधि के लिए। लेखक कह रहे हैं कि जब बोलने वाले फिल्मों के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र, इतने विनयशील थे कि जब उन्हें फिल्म के आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर इन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें बोलने वाली फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्हें इतनी बड़ी उपाधि देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे, सॉफ्ट स्वभाव के, और वो मानते थे कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो उनका और देश के लिए एक छोटा सा योगदान है। तो ये तो उनका बड़प्पन था। जब पहली बार
सिनेमा ने बोलना सीख लिया। सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी महसूस हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। तो अब इसमें लेखक बता रहे हैं कि जब पहली बार सिनेमा में आवाज़ को स्थान दिया गया, तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी अभी महसूस की जाने लगी, क्योंकि अब केवल अभिनय से थोड़ी ना काम चलने वाला था, क्योंकि अब संवाद लिखे जाने थे और अभिनेता अभिनेत्रियाँ संवाद पढ़कर बोलना था उन्हें। तो इसलिए कहा गया कि पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगी। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। तो लेखक बता रहे हैं कि पहले जो बिना बोलने वाली फिल्में थी, उस समय तो पहलवान जैसे शरीर वाले, करतब करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, क्योंकि उसमें किसी तरह के संवाद या गीत गाने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी तो उसमें गीत, संगीत और संवाद को जगह दी गई और अभिनेता अभिनेत्रियों को संवाद बोलने थे, यानी कि एक प्रतिभाशाली संवाद बोलना जिसको सुनकर दर्शक आकर्षित, प्रभावशाली संवाद बोलना जिससे कि दर्शकों पर प्रभाव पड़े और दर्शक उनकी तरफ आकर्षित हों और उन पर बेहतरीन असर छोड़ जाएं, और उनमें शामिल किए गए गीत संगीत की भी को भी कद्र की दृष्टि से देखा जाने लगा। और इसीलिए आलम आरा के बाद जो बोलने वाली फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। यानी लेखक कह रहे हैं कि अब फिल्मों में संवाद, गीत, संगीत को महत्व दिया जाने लगा और बोलने वाली दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। यानी जो अभिनेता गीत भी गा सकते थे वह भी सिनेमा पर्दे पर नजर आने लगे। भारत में हिंदी और उर्दू के तालमेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग बढ़ा। सिनेमा के शरीर और तकनीक की भाषा की जगह लोगों की भाषा फिल्मों में आम बोलचाल की भाषाओं का प्रवेश हुआ, क्योंकि ये लोगों को अधिक पसंद आती थी। लोग इससे फिल्म के साथ जुड़ाव भी महसूस करने लगे। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में उभरने लगा। प्रतिबिंब कहते हैं परछाई के लिए। तो लेखक बता रहे हैं कि जब सिनेमा में जब से आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने लगा, तब से सिनेमा ज़्यादा आम जन से, आम लोगों से जुड़ गया। ये एक नई तरह की आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर आम लोगों के जीवन की परछाई भी फिल्मों में दिखाई देने लगी। लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि उन्हीं की कहानी प्रदर्शित हो रही है, वह अपनी ही जीवन से जुड़ी हुई कहानी देख रहे हैं। अभिनेता अभिनेत्रियों अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। लेखक कहते हैं कि उस समय जो भी अभिनेता या अभिनेत्री फिल्म में अभिनय कर रहे थे, वे जैसा पहनावा पहन रहे थे और जिस तरह के फैशन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका असर लोगों पर पड़ रहा था। और माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस समय की औरतों में बड़ी लोकप्रिय थी। सभी औरतें उसके जैसा ही हेयर स्टाइल बनाने लगी थीं। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी।
केश सज्जा कहते हैं बाल बनाने को। तो लेखक बता रहे हैं कि औरतें अपने बालों को उसी तरह बनाने लगी थीं जिस तरह अभिनेत्रियां फिल्मों में बनाया करती थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय कलाकारों को ही नहीं, ईरानी यानी दूसरे देश के कलाकार भी अभिनय कर रहे थे। आलम आरावी ये फिल्म थी जो सिर्फ भारत में ही नहीं सराही गई बल्कि इसे दूसरे देशों में भी बड़ा पसंद किया गया, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के का सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि यहाँ से सिनेमा के एक नया युग शुरू हो गया था। तो लेखक बता रहे हैं कि जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई तब पहली फिल्म बनाने वाले फाल्के को फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, जिनसे फिल्मों का आरंभ हुआ। अब जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी और उसके जनक यानी कि उसके पिता अर्देशीर ईरानी को जो उपलब्धि दी गई वह उन्हें स्वीकार करनी ही थी, क्योंकि यहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था और अब बोलने वाली फिल्में बनने लगी थीं। तो एक बड़ा परिवर्तन हिंदी सिनेमा जगत में देखने को मिला। तो इस तरह से ये कहानी ये निबंध यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब भी करें।